इमेजिन कीजिए आप कल सुबह सोकर उठते हैं और न्यूज आती है कि एप्पल ने चाइना में अपनी फैक्ट्रीज को बंद करके इंडिया में शिफ्ट कर लिया है। सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन क्या ये वाकई में इतना सिंपल है? और वैसे भी हम सालों से एक लाइन सुनते आ रहे हैं दैट इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। एप्पल आ रहा है, सैमसंग इन्वेस्ट कर रहा है, फॉक्सकॉन जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी स्पीड इतनी कम क्यों है? ये सब चीजों के पीछे की कहानी क्या है? और इस सब के बावजूद भी चाइना ही क्यों आज वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग किंग बना हुआ बैठा है? जानेंगे इसी स्टोरी को, तो चलो शुरू करते हैं। 2000s के अराउंड अगर आपको याद हो, अगर आप अपने घर की कोई भी चीज उठाते थे, चाहे वो छोटा मोबाइल फोन हो, फैन हो, कोई भी छाता हो या कोई भी किचन यूटिलिटी हो, टीवी का रिमोट हो, सोफा हो, एनीथिंग, इन सब के पीछे एक लाइन लिखी होती थी, मेड इन चाइना। उस वक्त चाइना सिर्फ एक कंट्री नहीं था बल्कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो गया, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ गई। उसके बाद में पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 जिसको बोलते हैं वो आ गया, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई, पोर्ट्स जैम हो गए, शिप्स डिले हो गई। तो फिर उस वक्त दुनिया को ये समझ में आया कि पूरी की पूरी अगर सप्लाई चेन एक ही कंट्री पे डिपेंड करेगी तो दुनिया रुक सकती है। इसी वजह से कंपनी ने एक फॉर्मूले को अडॉप्ट किया जिसका नाम था चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना को छोड़ना नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो चाइना के साथ साथ एक दूसरी कंट्री में भी लगाना है, जिससे कि अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम आए तो दूसरे में बिजनेस जारी रह सके। और यही वो समय था जब इंडिया ग्लोबल स्पॉटलाइट में आया था। लेकिन स्पॉटलाइट में आना और रेस जीतना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि आखिर कंपनीज चाइना के बाहर देख ही क्यों रही हैं। तो सबसे पहला रीजन तो कॉस्ट का था, क्योंकि 20 से 25 साल पहले चाइना चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। चीप लेबर, चीप प्रोडक्शन, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होते थे और इसी कॉम्बिनेशन ने चाइना को दुनिया का जायंट बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चाइना डेवलप होना शुरू हुआ, वहाँ पर सैलरीज बढ़ने लगी। अब सैलरीज बढ़ने लगी तो लेबर भी एक्सपेंसिव होने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा होता है तो कंपनीज नेचुरली ही दूसरी लेबर या दूसरी ऑप्शन को तलाशना शुरू कर देती है। दूसरा रीजन था जियोपॉलिटिक्स का, क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब चाइना और अमेरिका के बीच में कोई भी वॉर होती थी तो इसका प्रभाव सीधे सीधे कंपनीज पर पड़ता था। टैरिफ्स लग जाते थे, रूल्स चेंज हो जाते थे, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आ जाती थी और जाहिर सी बात है कंपनीज को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बिजनेस को स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सोचना शुरू किया दैट व्हाई शुड वी कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। तीसरा रीजन बना कोविड-19। जब कोविड-19 आया था तो उस वक्त सिर्फ चाइना नहीं रुका था बल्कि पूरी दुनिया रुक गई थी। कार कंपनीज के पास में चिप्स नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के पास में कंपोनेंट्स नहीं थे, प्रोडक्ट्स रेडी थे लेकिन सप्लाई चेन टूट चुकी थी। और उसी वक्त कंपनीज के जो सीईओ थे उनको ये रियलाइज हुआ दैट वी नीड बैकअप। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंडिया ही क्यों? उसका पहला जवाब तो यही है कि इंडिया दुनिया की सबसे यंग वर्क फोर्सेस में से एक है। इसकी वजह से कंपनीज को आगे कई सालों तक वर्क फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि चाइना की तरह इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता बल्कि खुद भी एक बहुत ही बड़ा कस्टमर है। आप खुद सोचो कि आप एक कंपनी हो और आप यहाँ पर प्रोडक्ट बना भी सकते हो, उन्हें बेच भी सकते हो, तो हुआ ना डबल एडवांटेज। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हुए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना, जिसका इफेक्ट दिखा भी है। फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल सेक्टर ही क्यों ना हो, सभी में इसका इफेक्ट जरूर ही दिखा है। अब ग्लोबल कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन इनको सेटल करने के बीच में
इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें पहला चैलेंज है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि सिर्फ सस्ती लेबर देखकर कंपनीज अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उनको पूरा का पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। आप खुद सोचो कि अगर आप कहीं पर $बिलियन इन्वेस्ट करके फैक्ट्री लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां पर आप सारी फैसिलिटीज जरूर ही देखोगे। अब इन फैसिलिटीज को डेवलप करने में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इंडिया में 10 लाख फोन्स जो है वो बना दिए, अब इन्हें बेचने के लिए आपको स्पीडी डिलीवरी भी चाहिए, अच्छे लॉजिस्टिक्स भी चाहिए, और अगर ये सब चीजें ना हो तो कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए कंपनी ये चाहती है कि वो जहां पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे वहां पर उसको पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिलना चाहिए। इसीलिए कंपनी सिर्फ फैक्ट्री नहीं देखती, बल्कि वो रेलवे, हाईवेज, पोर्ट्स, वेयरहाउस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी देखती है। वैसे देखा जाए तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अभी लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाने में समय है। दूसरा चैलेंज यहाँ पर आ जाता है सप्लाई चेन का। अब आप मान लीजिए कि एप्पल इंडिया में आईफोन असेंबल कर रहा है, लेकिन क्या इसके सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग अलग जगह से आते हैं, फिर इनको असेंबल किया जाता है। लेकिन चाइना यहीं पर अपनी स्ट्रेंथ रखता है। यहाँ के एक ही रीजन में कई सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं, और इंडिया को इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए अभी वक्त लगेगा। तीसरा चैलेंज यहाँ पर बनता है स्किल्ड वर्कफोर्स का। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनीज में सिर्फ वर्कर्स होते हैं, जबकि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर रोबोट्स होते हैं, एआई बेस्ड मशीन्स होती हैं, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और इस सब को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं ट्रेन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स। वैसे तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रैपिड ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए कंपनीज कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रही हैं। चौथा चैलेंज यहाँ पर बन जाता है स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, क्योंकि कंपनीज टाइम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती हैं, और बिजनेस की भाषा में एक फेमस लाइन है दैट टाइम इज मनी। परमिशंस, अप्रूवल्स, ऑपरेशनल प्रोसेस में अगर अननेसेसरी टाइम जाता है तो उससे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज अपनी पॉलिसीज को इफिशिएंट बनाने की कोशिश करती रहती हैं, और इंडिया ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कंपनीज इंडिया आ रही हैं, सवाल ये है कि जब कोई फैक्ट्री $बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लेती है तो क्या वो इंडिया को चूज करेगी या फिर वियतनाम, मैक्सिको और इंडोनेशिया को? ये सब तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। तो अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर ही शेयर कर लेना है। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। राधे राधे सभी को।